हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। मैं देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्री पर एंड वेलकम टू अवर करंट अफेयर एनालिसिस शो सिद्धू टॉक, सिद्धू का शो। आई होप बच्चे आप सब बढ़िया होंगे और कंफर्मेशन दे दी कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और हिमाचल वाले स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से प्रणाम। क्या हाल चाल? लो भाई, सो सेशन को स्टार्ट करेंगे बच्चे। आज हम 19 अप्रैल के दिन के सारे दैनिक समाचार कंप्लीट करेंगे। कल वाले रिवाइज करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे और साथ में करेंगे एमसीक्यूज। सो सेशन रहेगा पावर पैक, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। लाइक करना तो मत भूलिएगा बच्चे और शेयर भी कर दिया करो। क्या जा रहा है आपका? है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सौम्य तिवारी, आशुतोष, साराकेन, अंजलि, विधि, नवजोत, ममता, नवजोत, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। लो भाई, 19 अप्रैल के दिन के सारे करंट अफेयर्स करने हैं। And we start with the important days and then international current affairs and then national current affairs, sports, appointment, सारा कुछ करने वाले हैं। शुरू से लेके एंड तक जरूर बैठिएगा बच्चों। सो स्टार्ट करें सेशन को। लो मेरे मित्रों, सर चीफ ऑफ न्यूज चेंज, ओ अभी अभी मेरे ख्याल से ना बिल्कुल रिसेंट न्यूज आ रही है। गुड मॉर्निंग हर हर महादेव जी, अपर्णा शांदलिया जी, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ बता रहे हैं आशुतोष जी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे चेंज हो गए हैं। लेट मी सी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरी कुमार थे ना पहले तो, माइट भी अब जो होंगे, जो नेक्स्ट थे हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, वही बने होंगे। हाँ, दिनेश त्रिपाठी बन गए ना, तो उसको बच्चे हम डिटेल में कल कर लेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट थी, वो तो अभी ऐड हुई नहीं है। चलो जी, सो वी स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स बच्चे। सो वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं हम 19 अप्रैल को। 19 ऑफ अप्रैल को हम कौन सा दिन मनाते हैं? वर्ल्ड लीवर डे, विश्व जिगर दिवस। मकसद क्या होगा कि लीवर की हेल्थ अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। लीवर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्गन भी है हमारी बॉडी का और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है कि इसको प्रोटेक्ट करना है ना। इसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं हम अप्रैल 19 को, जब हम वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। और उसके अलावा इसका थीम क्या है? थीम क्या है बच्चे? थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, ऐसा फैसला लिया गया है, ऐसा थीम रखा गया है साल 2024 का। ठीक है जी। सो जिगर आपका जो है, जिगर, जिगरा पंजाबी में बोल देते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। बहुत ज़रूरी है बच्चे, इसको प्रोटेक्ट करके रखो। फालतू की चीज़ें मत खाया करो, मोमोस मत खाया करो ज़्यादा, और ये स्प्रिंग रोल, ये वो मोमो, ये जो आपका फास्ट फूड है, इसको मत खाओ। लीवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और ख़ास करके अल्कोहल का सेवन भी मत करिएगा। ठीक है जी, वो भी मत करिएगा। ठीक है। सो ये है बच्चे वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल, याद रखना है आपको। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चे। एक कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था बच्चे, वो क्या था? 18 अप्रैल को भी एक दिन मनाते हैं बच्चे, जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम मनाते हैं जी, कब मनाते हैं? हर साल 18 ऑफ अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाते हैं, ये बात आपको दिमाग में फिट करके रखनी है। विश्व विरासत दिवस हम मनाते हैं 18 अप्रैल को। लो जी, और इस वर्ल्ड हेरिटेज डे को हम किसी और एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। यहां पर इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और प्रमोट करते हैं अवेयरनेस, जो भी हमारी दुनिया भर में कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है जी। और यूनेस्को डिक्लेयर करता है बच्चे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट डिक्लेयर करती है दुनिया में कि कौन सी कोई साइट जो है कल्चरल या फिर नेचुरल साइट होगी। अब यहां पर हम यूनेस्को के यूनेस्को की स्ट्रेटेजी के भी आपको करवाऊंगा, और भारत में बनी हुई, भारत में डिक्लेयर की गई हुई यूनेस्को की जो कल्चरल या फिर नेचुरल हेरिटेज लिस्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान करेंगे। लो भाई, सो आगे करते हैं बच्चे बात। पहले इसके थीम की बात कर लेते हैं। थीम क्या है इस साल वर्ल्ड हेरिटेज डे का? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है जी, विविधता की खोज और अनुभव करना, इस साल इसका थीम रखा गया है बच्चे। और करंटली हमारे पूरे विश्व में 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो डिक्लेयर करी हुई हैं यूनेस्को ने। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम रिवीजन करेंगे बच्चे चीजों की। यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1945 में। ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर कहां पे? इसका पेरिस में। पेरिस कहां पर है?
फ्रांस में। अगर बात की जाए यहाँ के डायरेक्टर जनरल की, हु इज द डायरेक्टर जनरल, तो नाम आपको याद रखना है मेरे मित्रों, और उनका नाम है क्या? नाम है ऑड्रे अज़ोले। ऑड्रे अज़ोले, ये है यहाँ के डायरेक्टर जनरल, याद रखना। चलो जी, यूनेस्को ही है बच्चे वो जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करती है। लो जी, और भारत में कितनी टोटल हेरिटेज साइट्स हैं? याद रखना है कितनी हैं? 42 हैं। कितनी हैं बच्चे? 42 साइट्स आर देयर। शाबाश, 42 साइट्स आर देयर, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करी गई हैं। अगर मैं इसमें से बात करूं 41st कौन सी थी? 41st कौन सी थी? करंट अफेयर्स में हमने करा हुआ था बच्चे, शांति निकेतन। शांति निकेतन साइट थी बच्चे, जो कि 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। ये घर है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर है। कहां पर है बच्चे? ये भी याद रखना है आपको, कोलकाता में। डन है मामला। चलो जी आगे चलो। दूसरी बात हम करेंगे, 42nd साइट कौन सी थी बच्चे, जो रिसेंट टाइम में सितंबर 2023 में डिक्लेयर करी गई थी? कर्नाटका के टेम्पल्स, कौन से? होयसाला टेम्पल्स। कौन से? होयसाला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। याद रखना है इस बात को भी आपको, ठीक है जी, कर्नाटका। चलो जी, ये भी हो गया। अगर मैं स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ लूं कि भारत की पहली साइट कौन सी थी जिसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था साल 1983 में, 1983 में, तो वो कौन सी साइट थी बच्चे? उसमें साइट नहीं थी, वो साइट्स थी, ज्यादा थी, एक से ज्यादा थी बच्चे। और वो कौन सी थी? वो थी अजंता एंड एलोरा केव्स, ठीक है। उसके अलावा हमारी और थी यहाँ पे आगरा फोर्ट और था हमारा ताजमहल। ये 4 साइट्स थी जो सबसे पहले बनाई गई थी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। तो स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से जरूरी, करंट अफेयर से ये पर्सपेक्टिव से जरूरी है कि 41 और 42वीं कौन सी है, जरूरी है। यूनेस्को के बारे में हमने यूनेस्को के बारे में स्ट्रेटेजी के हमने कर लिया, तो यहां पर ये न्यूज जो है संपन्न हो जाती है मेरे मित्रों। अब हम जाएंगे अगली न्यूज पर, ठीक है जी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या गिवन है। और अगली कैटेगरी स्टार्ट होती है बच्चे इंपॉर्टेंट डेज के बाद, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या खास आया हुआ है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो क्या है? वो यही है कि हमारे यूएसए हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन गया है जिसने डिफेंस एक्सरसाइज करी है। पर कहां पर? स्पेस में डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई यूएसए वाले, और ऐसा करने वाला पहला देश यही बनेगा बच्चों। याद रखना है इस बात को, जरूरी बात है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि यूएसए है वो कंट्री जिसने पहली बार स्पेस में जाके डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। मकसद क्या है? कि वो देश जो हमें डराएंगे आगे जाकर कि हम स्पेस से आपसे न्यूक्लियर वेपन फेंक देंगे, है ना, उन सभी को नस्तो नाबूद करना, उस डर से लड़ना इनका मेन मकसद है बच्चे। थ्रेट्स को काउंटर करना इनका मेन मकसद है, और इस मिशन का इन्होंने नाम रखा है मिशन विक्टस हेज। क्या है जी? मिशन विक्टस हेज। आपको याद रखना है, यूएसए लॉन्च करेगा दुनिया की पहली फर्स्ट एवर इन ऑर्बिट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका मकसद होगा स्पेस थ्रेट से कॉम्बैट करना। मिशन का नाम होगा मिशन विक्टस हेज। क्या होगा बच्चे? मिशन विक्टस हेज। याद रखना है आपको इस बात को, जरूरी बात है बच्चे। और हमारे यूएसए का एक कमांड है जिसका नाम है स्पेस सिस्टम कमांड। वो ही इसको ऑर्गेनाइज करेगी मिलिट्री एक्सरसाइज को, याद रखिएगा। और इन्होंने बोला कि हम साल 2025 के एंड तक ये करके कंप्लीट करके दुनिया को दिखा देंगे कि हम स्पेस में भी अव्वल हैं। धरती पर तो है ही हैं, उनकी आर्मी सबसे बड़ी है बच्चे। हमने फायर पावर इंडेक्स देखा था रिसेंट टाइम में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसमें भी ये सबसे तगड़ी आर्मी इनकी थी। दूसरे पर किसकी थी? रशिया की। तीसरे पर चाइना थी। चौथे पर हमारा भारत था, है ना जी। तो स्पेस में भी हेजेमनी क्रिएट करेंगे बच्चे। ये नाम होगा मिशन विक्टस हेज, ठीक है जी। ये हो गया हमारा, न्यूज पहली समाप्त होती है। आप मेरे को बता दो भाई, इसरो ने अभी एक फैसला लिया था कि हम डेब्रिस फ्री बन जाएंगे। स्पेस में बिल्कुल भी कचरा जो है, मलबा जो है, बिल्कुल मुक्त कर देंगे बाय द ईयर। कौन सा?
कौन से ईयर तक इन्होंने ये फैसला लिया है ऐसा करने का, बताओ बच्चों मिनट में। हाँ शाबाश, कितना है जी, साल 2030 तक। अब मेरे को ये बता दो कि इन्होंने जो डेब्रिस फ्री बनाने का मकसद बनाया है कि हम डेब्रिस फ्री बनेंगे साल 2030 तक, उसके लिए उन्होंने मिशन एक लॉन्च किया। उस मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द मिशन नेम? मिशन कौन सा मिशन है? टिश्के पोएम, पोएम कहां से आ गया? पोएम ने तो करके दिखाया था, करके दिखाएंगे। पोएम मिशन ने करके दिखाया था डेब्रिस फ्री जब आया था वापस, और उस मिशन का नाम है बच्चे नॉट पोएम, इट्स नेत्र। कौन सा मिशन है? नेत्र मिशन है, याद रखिएगा। लो जी, सो नेत्र मिशन आपको याद रखना है। मैंने आपको कल बताया भी था यार, पोएम जो था ना हमारा सैटेलाइट, वो ऑब्जर्वेटरी थी हमारी, वो उसने डेब्रिस फ्री जो वाला सीन था इसने करके दिखाया था। डेब्रिस फ्री बना था ये हमारे भारत का पहला मिशन जो बिल्कुल डेब्रिस फ्री रहा। हवा में गया, अपनी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट करी और सीधा यहां पे आ गया। यहां पे आके जो अपना उसने क्रैश किया, स्पेस में नहीं हुआ कुछ भी। याद रखना इस बात को, ठीक है जी। चलो जी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है बच्चे। क्रैमिंग तो चलो गलत हो गई है, पर एक बंदे ने गलत देखा तो बाकी सारे पीछे गलत हो गए सारे गलत हो गए, सारी वही बोलने लग गए, है ना जी। तो इससे पता चलता है कि भेड़ चाल कितनी कॉमन चीज है हमारे यहाँ पे, है ना। चलो जी आगे चलते हैं अब हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज, और यहां पर जिक्र हो रहा है एप्पल कंपनी का। और एप्पल कंपनी भारत में पहली ऐसी कंपनी बन गई है भाई जिसने $10 बिलियन की वर्थ के आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। एप्पल पहली कंपनी बन गई है जिसने भारत में $10 बिलियन की वर्थ के आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया है। ऐसा इन्होंने करके दिखा दिया है बच्चों। पिछले साल से इन्होंने काफी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज करा है अपने एक्सपोर्ट में। रिसेंट टाइम में हमने देखा था एप्पल के ज्यादा जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो इंडिया में लग रहे हैं, है ना। और उसके बाद उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। असेंबली सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंडिया में लग गए हैं और वहाँ पे एक्सपोर्ट चल रहा है, दबा के चल रहा है एक्सपोर्ट। और देख रहे हैं कि $10 बिलियन की वर्थ, इतने पैसों का इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया बच्चे। लो जी मेरे मित्रों, और ज़्यादातर जा कहाँ रहे हैं बच्चे? ज़्यादातर जो आईफोन जा रहे हैं इंडिया मेड, यूएसए में जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, है ना। यूएसए में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे इंडियन मेड आईफोन्स। लो जी, सो याद रखना है बच्चे, अमेरिकन कंपनी एप्पल एक्सपोर्ट कर दिया एक रिकॉर्ड $10 बिलियन का साल 2023-24 में अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार ने 2020 में चलाई थी। ये आईफोन का एक्सपोर्ट जो है लार्जेस्ट एवर एक्सपोर्ट है सिंगल ब्रांडेड प्रोडक्ट का बाय एनी कंपनी फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी, याद रखना है। और भारत में निर्माण करने के लिए आईफोन्स को एप्पल ने ताइवान की 3 कंपनी के साथ टाई अप किया था। वो कौन सी है बच्चे? एप्पल साइन अ डील विद 3 ताइवानीज कंपनी। एक थी फॉक्सकॉन, ताइवान की कंपनी, फिर है पेगाट्रॉन, ताइवान की कंपनी, और तीसरी है विस्ट्रॉन, ताइवान की कंपनी। तीनों के साथ उन्होंने टाई अप किया था बच्चे कि हम जो डिवाइसेस हैं भारत में बनाएंगे, एज वेल एज कोरिया के सैमसंग के साथ भी, और इंडिया की FIH फॉक्सकॉन कंपनी जो कि डिवाइसेस बनाती है अदर देन आईफोन, इन सब के साथ इन्होंने टाई अप किया था। यहां पर एक कंपनी का नाम आप देख रहे हो, विस्टर्न। विस्टर्न कंपनी पहले ताइवान की थी, पर इसको बाद में 2023 में ही, बाद में क्या, अभी रिसेंट ही इसको टाटा ने ओन कर लिया है। टाटा ने इसको खरीद लिया है, तो अब ये इंडियन कंपनी बन गई है। आपको याद रखना है, ठीक है जी। लो जी, अगर बात की जाए ओनली इंडियन कंपनी जो भारत में निर्माण कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है आईफोन्स का, तो वो कौन सी कंपनी होगी? वेस्टर्न कंपनी होगी। कौन सी होगी? वेस्टर्न कंपनी होगी, जो कि टाटा ने ऑब्वियसली बात है जो है एक्वायर करी है। और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एप्पल बना रहा है अपने पूरे ग्लोब का सबसे बड़ा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और उसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनाएगा होसूर तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु में बन रहा है बच्चे, जो एप्पल का सबसे बड़ा असेंबली पॉइंट होने वाला है, असेंबली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है। ठीक है जी, याद रखना। को लिटरली कोई मीटअप ना कर सकता। थैंक यू सो मच नीरू भारती जी, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन बच्चे। आपके प्यार के सदका ही मैं और ज़्यादा जो है प्रोत्साहित होता हूँ, तो अच्छे से काम करता हूँ, है ना। बाकी हमने ना ये ऑनलाइन वाले चैनल को बिल्ड करना है। जैसे हमारा पंजाब वाला चैनल है, वो तो बहुत बिल्ड हो रहा है ना, उसमें तो भर के बच्चे आ रहे हैं, पर हमने यहाँ पे ऑनलाइन वाले पे इसको बढ़ाना है आगे और, है ना। तो इसके लिए बच्चे हम अब करेंगे
कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि अगर बात हो रही है कंटेंट की या कंटेंट की क्वालिटी की ना, तो हम सबसे बढ़िया ही कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में सबसे बढ़िया कर रहे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू हमारे व्यूज़, हमारे लाइव्स उतने नहीं आ रहे, है ना। तो उसके कई फैक्टर्स होते हैं, है ना, वो आपके साथ तो मैं शेयर तो नहीं करना चाहता, बट हम इसको बिल्ड करना है, कुछ इसको और बढ़िया बनाना है, ठीक है जी। पंजाब वाला तो हमारा चल पड़ा, अब हमने ऑनलाइन वाले को बिल्ड करना है बढ़िया ढंग से। तो आप लोगों के सबका साथ लगेगा यहाँ पे मेरे साथ, आप लोगों का साथ लगेगा, मैं तो अपनी मेहनत करूँगा ही, आप लोगों मेरा साथ दोगे तो हम इसको बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, आ जाओ आगे चलते हैं अब हम। लो मेरे मित्रों, सो ये न्यूज़ हमारी समाप्त होती है और अब करते हैं बात आगे की। लो, एप्पल और क्लीन मैक्स इन दोनों के बीच में कोलैबोरेट हुआ है और इन्होंने बोला कि भाई क्लीन एनर्जी बनाएंगे भारत में, क्लीन एनर्जी बनानी है भारत में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो है हमने इन्वेस्ट करना है। इस वजह से क्लीन एनर्जी और क्लीन मैक्स और एप्पल के बीच में टाई अप हुआ है और इन्होंने 14.4 मेगावाट का जो है रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने हैं, रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगाने हैं बच्चे। ये ऐसी न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है, हल्की सी न्यूज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। लो जी, आगे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बच्चे। महिंद्रा की कंपनी है, महिंद्रा की उस कंपनी का नाम क्या है जिसने अभी महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की लागत के साथ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खोला है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही तो इस वजह से मैंने इधर ही रिवाइज कराना है आपको। बताओ भाई, वेरी गुड, क्या नाम है उसका? सस्टेन नाम है, याद रखना। चलो जी, ये हो गया हमारा, है ना जी। और ये भी होना, ये भी हो गया। चलो जी, अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी मोबाइल्स की ना, तो मोबाइल से मेरे को याद आया बच्चे, हमारी कंपनी है Xiaomi, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। Xiaomi की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कार का नाम क्या है? ये मैंने आपको करवा रखा है ऑलरेडी, इधर ही रट लेना भाई। कंपनी कार का नाम क्या है जो इन्होंने बनाई है हमारी Xiaomi ने, क्या नाम है? वेरी गुड, क्या नाम है उसका? SU7, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, SU7। अगर मैं पूछ लूं कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी का नाम क्या है जिन्होंने इंडोनेशिया में 500 कारें, 500 इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें जो हैं एक्सपोर्ट करी हैं। फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जिसने 500 गाड़ियां एक्सपोर्ट करी हैं, ईवी गाड़ियां। क्या नाम है उसका? कंपनी का नाम क्या है? वैसे फ्रांस की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लग रखा है, नाम है उसका सिट्रियन। याद रखना, क्या नाम है? सिट्रियन। इनकी गाड़ियां आती है ना सिट्रियन की, बस वही है। चलो जी, आगे चलते हैं बच्चे, हम अगले कुछ रिवाइज करते हैं कल वाले करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चे, जब तक हम रिवीजन नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। लो जी, आप बताओ भाई, उस कंट्री का नाम क्या है जो फर्स्ट कंट्री बन गई है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने रोल आउट करा है? क्या रोल आउट करा है? वैक्सीन ड्राइव रोल आउट करा है फॉर द बीमारी जिसका नाम है मेनिंगेटाइटिस। वो कौन सी है मेरे मित्रों, बताओ जी। फर्स्ट कंट्री जिसने रोल आउट करा है मेनिंगेटाइटिस। इसके लिए इसने जो वैक्सीन बनाई है ना, उसका नाम क्या था? वैक्सीन का नाम MEN5CV, क्योंकि 5 तरीके का मेनिंगेटाइटिस होता है, A होता है, C होता है, W होता है, X होता है, Y होता है। पांचों को खत्म कर देगा। बनाया है किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कौन सी कंट्री ने रोल आउट कराया बच्चे? नाम है उसका क्या? बता दो मिनट से पहले। गुड मॉर्निंग वैभव मिश्रा जी। हाँ जी बच्चे, वैभव मिश्रा, क्लास की टाइमिंग अब जो है अब हमारी हो गई है 11 AM। पहला क्वेश्चन बच्चे आंसर लगाइएगा। 36 बातें मैंने आपको साथ में बता दी हैं। नाइजीरिया इज द कंट्री। कौन सी है? नाइजीरिया। लो जी, अब मेरे को बता दो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक क्या है दुनिया भर में इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? यहां पे बिजनेस लिख दिया मैंने, बिजिएस्ट एयरपोर्ट के हिसाब से, बिजिएस्ट एयरपोर्ट के टर्म्स पर इसकी रैंक क्या है बच्चे? बता दो। और इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन करा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट? तो 3 सवाल आ गए हैं आपके लिए बच्चे। एक तो आपने बता दिया नाइजीरिया, बाकी बताओ 2।
9 महीने से लेके 85 ईयर तक ये करेंगे बच्चे, शाबाश। वेरी गुड। सो आंसर है बच्चे 10th रैंक। और इंडिया और मॉरिशस कंट्री है बच्चे जिन्होंने मिलकर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है। कल की न्यूज़ है बच्चे, हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिया उसकी। चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। सो आज के 19 अप्रैल के नेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं और नेशनल लेवल पर देखते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं कौन सी खबरें आ रखी हैं। लो जी, चाय की चुस्की भी तो जरूरी है। लो जी, पहली जो नेशनल न्यूज़ आ रही है वो आ रही है जीआई टैग से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। ये तो कुछ नहीं है बच्चे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ना कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने करवा रखी है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट कब साइन हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हाँ, और इसकी वैलिडिटी या फिर एक्सपायरी डेट कितने साल की होती है, कौन सी मिनिस्ट्री के ये अंडर आता है, और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था इंडिया में जिसको जीआई टैग दिया गया। लो भाई, इतने क्वेश्चन आपके लिए आगे हैं, लगाओ आंसर फटाफट। वैभव मिश्रा जी, कब से आपने नहीं लगाया है? शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। जीआई टैग एक्ट पास किया था 1999 में, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में, वैलिडिटी होती है 10 साल की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर ये जीआई टैग एक्ट आता है। और पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया था इंडिया में, उसको कौन सा प्रोडक्ट था, वो दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग टी, साल 2004 में इसको दे दिया गया था। लो जी, एक और सवाल पूछ लूं, भारत की वो कौन सा राज्य है जहां पर आपको सबसे ज्यादा जीआई टैग दिखते हैं दिए हुए, वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा दिए गए हैं अभी तक, कौन सा है वो? वेरी गुड, यूपी है वो राज्य बच्चे, याद रखना। लो जी, सो ये आपकी स्टैटिक जीके हो गई। वैसे मैं आपको करवाता रहता हूं यहाँ पे ना बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। अब आ जाओ न्यूज़ पे। न्यूज़ में क्या है, यूपी की ही एक जगह जिसका नाम है वाराणसी, उसके 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया गया है। वो कौन से बच्चे, देखो, एक तो आ गया जी वाराणसी का ट्राई कलर बर्फी। 3 रंग हैं बच्चे आपके झंडे के और 3 ही रंग इस बर्फी के हैं, वाराणसी की, इसके ट्राई कलर बर्फी इसको दे दिया। और है एक बच्चे धलुआ मूर्ति धातु, धलुआ आइडल मेटल क्राफ्ट, इन दोनों प्रोडक्ट्स को दे दिया गया है क्या, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वाराणसी की बर्फी, ट्राई कलर और धलुआ का आइडल मेटल क्राफ्ट, दोनों को जीआई टैग दे दिया। ये बात आपको याद रखनी है। और अब पूरे यूपी में 75 बन गए, 75 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दे दिया गया है, और कल्ले बनारस के पास 34 प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। लो बच्चों, सो ये हो गया हमारा समाप्त ये वाला करंट अफेयर, नेशनल लेवल की पहली न्यूज। आओ फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। लो भाई, सो वंदे भारत प्लेटफॉर्म के अंडर ही हमारी पहली बुलेट ट्रेन जो है उसका अनावरण होगा, ऐसी अनाउंसमेंट करी है। अभी हुआ नहीं है, होगा, ऐसी बात करी गई है। और इसकी स्पीड कितने रहने वाले बच्चे, इसकी स्पीड रहने वाली 250 किलोमीटर्स पर आवर, बहुत तेज रहेगी ये। और वंदे भारत जो है वंदे भारत प्लेटफॉर्म के अंडर ही इसको बनाया जाएगा। और कहां से कहां चलने वाली है पहली हमारी जो ट्रेन है हमारी बुलेट ट्रेन, कहां से कहां चलेगी, अहमदाबाद टू मुंबई। लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी। और यहां पर टेक्नोलॉजी जो है बुलेट ट्रेन के लिए हमने किसकी यूज करनी है, जापान की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है ना, उसको तो हमने इंडियन टेक्नोलॉजी से बनाया, पर जो बुलेट ट्रेन है उसको हम जापान की टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। और पहली बुलेट ट्रेन हमारी अहमदाबाद टू मुंबई चलने वाली है ना जी, याद रखिएगा। लो जी, जापानीज टेक्नोलॉजी से हम रिलाय कर रहे हैं बुलेट ट्रेन बनाने को, वंदे भारत के लिए हम इंडियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। और पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा बुलेट ट्रेन का, उसमें टोटल पैसा लगेगा 1 लाख करोड़, और उसमें से 40,000 करोड़ हमें जापान की इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी देगी एज अ सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन माने जिसमें ब्याज दर होता बहुत कम, ब्याज दर बहुत कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट लोन। कौन देगा, जापान। क्या बनाने के लिए,
ट्रेन बनाने के लिए। कौन सी? बुलेट ट्रेन, जो चलेगी अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद, जो होगी भारत की पहली ट्रेन, बुलेट ट्रेन। ठीक है, डन है। नेशनल लेवल की सेकंड न्यूज हमारी यहां पे समाप्त हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों अगले न्यूज आर्टिकल पर। लो जी, यहां पर हुई है जी बात किसकी? बात हुई है यहां पे टाइम्स मैगजीन की। सो टाइम्स मैगजीन वालों ने एक लिस्ट निकाली है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जिनका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा है अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो सिनेमा की कैटेगरी में, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में है, बिजनेस की कैटेगरी में है। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हमारे पूरे विश्व में, उसकी जो लिस्ट है जारी कर दी गई है किसके द्वारा? टाइम्स मैगजीन के द्वारा। तो क्या 100 बंदे याद करने हैं? नहीं, उसमें जो भारतीय हैं वो याद करने हैं। उसमें से जो भारतीय लोग हैं हमें वो याद करना है यहां पे, सिर्फ भारतीय, जिसमें से ये दो नाम तो आप कभी नहीं भूलोगे। इस एक का नाम है आलिया भट्ट, दूसरा का नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक रेसलर है, आलिया भट्ट एक्ट्रेस है। इनका दोनों का नाम तो आप भूलेंगे नहीं। इस 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भारतीय कितने हैं? 8। अब ये भारतीय पूरी तरह से भारतीय नहीं, ये तो पूरी तरह से भारतीय हैं। कुछ ऐसे हैं जो ब्रिटेन के नेशनलिस्ट हैं, ब्रिटेन की सिटीजनशिप है उनके पास, किसके पास? अमेरिका की है ना। तो इंडियन ओरिजिन वाले टोटल 8 है, जिसमें से पूरी तरह भारतीय तो 2 ही हैं। ठीक है जी, याद रखना इस बात को। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड में टाइम्स मैगजीन ने रिलीज कर दिया गया है। एक्टर आलिया भट्ट और रेसलर साक्षी मलिक जो है इसमें प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व हैं। और ये हैं हमारी टोटल 8 पर्सनैलिटी जिसको आपको याद रखना है। अजय बंगा जी जो कि इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन है, वर्ल्ड बैंक के करंटली वो प्रेसिडेंट हैं। आलिया भट्ट आपको पता लग गया, साक्षी मलिक आपको पता लग गया, देव पटेल ये ब्रिटेन के एक्टर हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, प्रियम वदा नाटराजन, आसमा खान, सत्या नडेला जो कि सीईओ है किसका? गूगल का, जिगर शाह। ये 8 पर्सनैलिटीज हैं बच्चे जो आपको याद रखनी है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज की लिस्ट में जो इंडियंस ऐड हुए हैं। ठीक है, हो गया। चलो जी, टाइम्स मैगजीन के बारे में मैं ना आपको 2 सवाल पूछूंगा। टाइम्स मैगजीन रिवीजन करवाऊंगा आपको, पुराने करंट अफेयर है, जो नए बच्चे हैं आपका वैसे ही फायदा हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 3 पॉइंट याद रखने टाइम्स मैगजीन के बारे में। टाइम्स मैगजीन ने 2023 में 3 सवाल पूछूंगा, आंसर बताने आप सभी को। लो जी, टाइम्स मैगजीन वालों ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। दूसरा, इन्होंने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया? इन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया? लो, 3 क्वेश्चन है आपके लिए, लगाओ इनका आंसर। याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो इधर रट के जाना। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, क्या बात है। पर्सन ऑफ द ईयर है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट। सीईओ कौन है जी हमारे? सैम अल्टमैन। और एथलीट कौन थे बच्चे हमारे? एथलीट ऑफ द ईयर वो थे जिनको बैलन डी'ओर अवार्ड दिया गया था, अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था फुटबॉल का, नाम है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी याद रखना है आपको भाई। टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर। लो जी, टाइम्स मैगजीन से मेरे को याद आ रहा है, एक है बच्चे न्यूज वीक। न्यूज वीक यूएसए का ही जर्नल है। इसके कवर पर आज तक 2 ही प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिनकी फोटो लगी है। वो 2 प्राइम मिनिस्टर कौन? बताओ, जिनकी न्यूज वीक के कवर पर फोटो लगी है भाई। अनस्टॉपेबल। क्या है, क्या बात है, क्या बात है। मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, और दूसरा है हमारे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जिनकी फोटो लगी थी साल 1966 में, जब आया था लिखकर उसके ऊपर, मैगजीन के ऊपर, इंडिया गोस न्यूक्लियर, ऐसा लिखा हुआ था, है ना जी। चलो भाई, सो ये हो गया हमारा, ये न्यूज हमारी समाप्त होती है। अगली नेशनल न्यूज पर चलते हैं और बात आ रही है बच्चे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि भाई कि आप किसी को भी पकड़कर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेन करके भेज देते हो, कि ऐसा नहीं चलने वाला। सो अपहोल्ड किया है उन्होंने रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ जो है हमारा आर्टिकल 14 का पार्ट है कि लॉ सबके लिए बराबर है ना। आप
किसी को अगर आपका कोई पॉलिटिकल राइवल होता है, आप उसके ऊपर एक्ट लगा देते हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट या फिर कोई भी एक्ट लगा देते हो और उसको डिटेन कर लेते हो। बोलते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, विदाउट एक्चुअल एविडेंस आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ को जो है अपहोल्ड किया है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने। और डिटेंशन जो कर रखा था एक बंदे को इन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, उसको जो है खत्म किया गया। और उस इंसान का नाम था जाफर अहमद परे। और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा मत कीजिए, है ना जी। जस्टिस राहुल भारती जी ने एम्फेसाइज किया कि इंडिया ऑपरेट्स अंडर द रूल ऑफ लॉ, कि इंडिया हमारा रूल ऑफ लॉ के अंडर काम करता है, इस वजह से आप सिटीजन्स को डिटेन नहीं कर सकते विदाउट प्रॉपर लीगल ग्राउंड। सो ये बात है आपकी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, याद रखनी है आपको ये बात। हमारे भारत में 2 ही ऐसी यूटीज हैं जिनके पास अपनी हाई कोर्ट है, ये फैक्ट याद रखना आपको। एक तो है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली जो कि एक यूटी है पर अपनी हाई कोर्ट है, और दूसरी आ गई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो पहले स्टेट थी ना, फिर बाद में 2019 में आर्टिकल 370 हटाया, इसको यूटी बनाया गया, तो इसके पास अब अपनी जो हाई कोर्ट है और ये यूटी है। सो 2 यूटीज आर देयर, 2 यूटीज आर देयर जिनके पास अपनी हाई कोर्ट है। बच्चे याद रखना इस बात को, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली हाई कोर्ट। अब यहाँ पे कुछ रिवीजन करा दूंगा आपकी, मजेदार रिवीजन करते हैं अब, थोड़ी सी आपकी पॉलिटी थोड़ी सी रिवाइज करवा देते हैं बच्चे, मजे आ जाएंगे आपको। लो जी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूटीज, आपको बताने कि उसको हाई कोर्ट कौन सी पड़ती है। लो जी, पहला आ गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड, इसको कौन सी हाई कोर्ट पड़ती है बच्चे बता दो। फिर आ गया हमारा जी अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनको कौन सी हाई कोर्ट पड़ती है आपको ही बताना है, मैं तो बाद में बताऊंगा। तीसरी बात पुडुचेरी, इनको कौन सी पड़ती है बताओ। फिर आ गया जी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको कौन सी पड़ती है बता दो। और आ गया चंडीगढ़, इनको कौन सी पड़ती है। 6 और 7 आ गए हमारे दिल्ली, और ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर, है ना, और लद्दाख भी तो है, लद्दाख, इनको कौन सी पड़ती है। लद्दाख को वैसे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ही पड़ती है बच्चे, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली के पास दिल्ली की अपनी एक हाई कोर्ट है, ये भी आपको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट के पास अपनी है। चंडीगढ़ को पड़ती है बच्चे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दादरा नगर हवेली को पड़ती है बच्चे मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। और पुडुचेरी को पड़ती है मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट। और अंडमान निकोबार को पड़ती है बच्चे कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। और लक्षद्वीप को पड़ती है बच्चे हमारी केरल हाई कोर्ट, कौन सी, केरल हाई कोर्ट। रिवीजन है बच्चे आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी पॉलिटी यहां पर हो रही है, इसको अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है, भूलना नहीं अब। हाँ, लद्दाख को J&K ही है। चलो जी ये आपकी रिवीजन यहां पे कर दी हमने। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, अगली नेशनल न्यूज पर चलते हैं, और जहां पर भारत का पहला एक डंप ट्रक बनाया गया है। देखो डंप ट्रक तो बहुत सारे हैं, वेस्टेज जो उठाते हैं डंप ट्रक, पर ये जो ट्रक बनाया है ये इलेक्ट्रिक है। भारत का पहला फुली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक बनाया गया है, किसके द्वारा, सैनी इंडिया के द्वारा। सैनी इंडिया ने किया है लॉन्च भारत का पहला फुली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक, फुली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया गया है सैनी इंडिया के द्वारा। यह बात आपको दिमाग में अंदर फिट करके रखनी है, ठीक है जी। लो जी, ये जो फुली ट्रक इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया इसका नाम क्या है, SKT 105E, SKT 105E इसका नाम है, जो लोकली मैन्युफैक्चर करी गई है हमारे भारत में इलेक्ट्रिक तरीके से, ठीक है जी। सिंपल न्यूज जो यहां पर ये समाप्त हो रही है बच्चे, है ना जी। लो जी, सो यहां पर हमारी बच्चे जो है सारी नेशनल लेवल की न्यूज समाप्त होती हैं, और अब हम कल की नेशनल न्यूज जो है रिवाइज करेंगे। आपसे मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को आंसर बताइएगा, ठीक है जी। लो मेरे मित्रों, सो कॉटन के लिए हम कौन से सॉइल को बेस्ट मानते हैं उसकी खेती करने के लिए, पहला सवाल तो ये हो गया, बताओ भाई क्या है। लो जी, दूसरा, सेंटर का एक प्रोग्राम है, सेंटर का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसमें हम स्टेट्स या फिर हमारी एनजीओस को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाओ, और उसके इंप्लीमेंटेशन में कौन सा स्टेट सबसे आगे है, दूसरा सवाल। लो जी, दूसरा सवाल आपके लिए आ गया। तीसरा सवाल क्या है बच्चे, कौन सी स्टेट है
जहां पर हमने कल देखा था फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज लॉन्च किया गया। तीसरा सवाल, लो तीसरा सवाल आ गया। चौथा सवाल बच्चे आपके लिए है बच्चे, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से वो कौन सा राज्य है जहां पर ट्री कवर लॉस देखा गया सबसे ज्यादा, ट्री कवर लॉस देखा गया है सबसे ज्यादा। लो 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, लगा दो आंसर। और कॉटन के लिए जो सबसे अच्छी सॉइल है उसका नाम है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको हम बोलते हैं रैगर सॉइल, एक ही बात है, रैगर सॉइल बोल दो। आगे आ जाओ, सेंटर का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो हमने चलाया था उसमें सबसे ज्यादा आगे कौन है, एमपी, मध्य प्रदेश। और पहला स्काई वॉक ब्रिज हमने जो कल देखा था वो कहां पे लॉन्च किया गया था, यूपी में, तीर कमान की शेप में उसको बनाया गया। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से ट्री कवर लॉस सबसे ज्यादा हुआ है कहां पर, आसाम, कहां पर, आसाम पर। याद रखना है बच्चे, ये बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मेरे को एक और बात बता दो, हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में सब्सिडीज देने के लिए, सब्सिडीज अच्छे ढंग से देने के लिए, सीधा बैंक अकाउंट में डालने के लिए सेंटर सरकार ने एक पोर्टल, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। व्हाट इज द नेम इज द, वेरी गुड आशुतोष, नाम है उसका सीडीपी सुरक्षा, सीडीपी सुरक्षा इज द आंसर। ठीक है, लो जी, कल की हमारी न्यूज जो है वो भी साथ में रिवाइज हो रही हैं। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पर। अगली कैटेगरी में आ रही है बच्चे हमारी स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड न्यूज। स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड न्यूज में देखते हैं आज क्या आया है बच्चों। लो जी, स्पोर्ट्स की जो सबसे पहली न्यूज है बच्चे वो क्या है, एक ही न्यूज आई है बच्चे, वो कौन सी है, ये टेनिस का एक प्रोफेशनल ओपन जिसका नाम था मोंटे कार्लो मास्टर्स। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था जब यहां पर सुमित नागल जी ने एक मैच जीता था और 42 सालों के बाद किसी इंडियन ने इस ओपन में मैच जीता था सिंगल्स कैटेगरी में, है ना जी। अब इसका सिंगल टाइटल किसने जीत लिया बच्चे, उसका नाम आ गया है और नाम है स्टेफेनोस सिसिपास। स्टेफेनोस सिसिपास 2021, 22 और 23 लगातार उन्होंने ये मैच जीता है बच्चे, ओपन जीत लिया स्टेफेनोस सिसिपास ने। अच्छा 23 वाला तो किसी और ने जीता, इन्होंने 2024 वाला जीता है। 21, 22 और 24 टाइटल इन्होंने जीता और इनका ये तीसरा टाइटल है बच्चे इसको जीतने का, है ना। इन्होंने पहले 21 और 22 में जीता था मोंटे कार्लो ओपन, और इस साल इन्होंने, ग्रीस के बंदे हैं, 25 साल का है, इनके टेनिस प्लेयर है स्टेफेनोस सिसिपास, नॉर्वे के कैस्पर रुड को हराया। नंबर 2 का प्लेयर है कैस्पर रुड, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। और स्टेफेनोस सिसिपास ने जब ये मैच जीता, साथ ही साथ उन्होंने बच्चे टॉप 10 की एटीपी रैंकिंग्स में भी आगे हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, है ना, यहां पे आ गए हैं। लो जी, ये जो एटीपी का मैच था ना, ये अपना मोंटे कार्लो ओपन, ये 1000 पॉइंट वाला था। हमारा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल 500 वाला, 250 वाला, 250, 500, 1000 वाला, ऐसे 3 इवेंट कराता है। और ये पॉइंट्स होते हैं, जब कोई जीता तो उसको ये पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के बिना पर उसको रैंकिंग दी जाती है। और सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स मिलते हैं बच्चे वो कौन से में मिलते हैं, ग्रैंड स्लैम में। ग्रैंड स्लैम में जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 2000। और ग्रैंड स्लैम कितने बच्चे हमारे पास, 4 हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिसमें विंबलडन आता है, फिर इसमें आता है जी हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है जी हमारा फ्रेंच ओपन, और फिर आ गया यहां पे अमेरिकन ओपन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये भी हैं 250 वाले, 500 वाले, 1000 वाले। पॉइंट की बात है, पॉइंट के हिसाब से ही फिर वो रैंकिंग देते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है मोंटे कार्लो मास्टर्स किसने जीता है बच्चे, स्टेफेनोस सिसिपास ने। लो मेरे मित्रों, सो ये तो हो गया। सो मोंटे कार्लो ओपन हुआ कहां पर था, मोनाको में। मोनाको क्या है, मोनाको एक कंट्री है। एक तो मोनाको के बिस्किट भी आते हैं, आपको पता होगा, है ना जी। बट ये क्या है, एक कंट्री भी है, बहुत छोटी कंट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे छोटी कंट्री, बहुत कम एरिया है इसके पास, है ना जी। 38,000 के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं, इतनी छोटी, इसकी कोई कैपिटल भी नहीं है। यूरोप में पड़ती है तो इसकी करेंसी कौन सी है, यूरो। वैसे तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, पर यूरो इनकी करेंसी है ना। और ये पड़ी है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, फ्रांस है ऊपर हमारा जो है, फ्रांस के ऊपर कौन सी कंट्री है भाई, फ्रांस के ऊपर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। और यहां पर आपको मोनाको पड़ती है, मोनाको, ये देखो मोनाको। और इस तरफ जो सी पड़ता है कौन सा है, भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरेनियन ओशन, मेडिटेरेनियन ओशियन, ठीक है जी।
याद रखना है इस बात को। लो मेरे मित्रों, सो ये भी जो है हमारी समाप्त हो जाती है बच्चे न्यूज यहीं पर। डन, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो जी। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर यहां पे समाप्त होते हैं। कल वाले तो हमें रिवाइज करने ही पड़ेंगे बच्चों। बताओ कि भारत में वो स्टेडियम कौन सा है जहां पर भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनेगी। हाइब्रिड पिच बनेगी वो दुनिया, हमारे भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है बताओ। हिमाचल वाले तो आप बता ही दोगे क्योंकि आपका ही है। श्रीलंका तो बहुत बढ़िया बच्चे। दूसरा, विजडन के द्वारा लीडिंग क्रिकेटर किसको दिया गया, मेल्स में और फीमेल्स में, बताओ जी। हाइब्रिड बन रही है कहां पे, धर्मशाला में। धर्मशाला इज द आंसर, इज द विजडन क्रिकेटर। लीडिंग क्रिकेटर में मेल्स को दिया गया था किसको, पैट कमिंस को, और लड़कियों में दिया गया था नेट स्काइवर ब्रंट को। नेट स्काइवर ब्रंट को याद रखनी है ये बात। और ये इंग्लैंड की पहली वुमेन है, इंग्लैंड्स फर्स्ट वुमेन जिसको विजडन के द्वारा लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। ये कल की न्यूज़ है बच्चे, आपको याद रखनी है यहां पर। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं अगली कैटेगरी पर जिसमें जिक्र होगा साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या न्यूज़ आई हैं उसके बारे में अब हम कवर करने वाले हैं। पहली न्यूज़ आ रही है बच्चे डीआरडीओ और नेवी के। डीआरडीओ और नेवी ने, डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और नेवी ने मिलकर केरला में एक रिसर्च टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है जिसका नाम है स्पेस। अब ये स्पेस इसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है कि स्पेस के साथ रिलेटेड होगी, नहीं, ये स्पेस के साथ रिलेटेड नहीं है बच्चे। ये एक टेस्टिंग फैसिलिटी है जो कि पानी के अंडर टेस्ट के लिए बनाई गई है। पानी के अंडर जो हमारा सोनार सिस्टम चलता है ना, सोनार सिस्टम जो पानी के अंदर चलता है, पानी के अंदर चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोनार सिस्टम यूज करते हैं। उस सोनार सिस्टम को टेस्ट करने के लिए स्पेस फैसिलिटी बनाई गई है बच्चे, केरला में, याद रखना है। लो भाई, स्पेस की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इवैल्यूएशन। इनॉग्रेट किया गया इसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और डॉक्टर समीर वी कामत जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन है। केरला में इसको ओपन किया गया। नेवल फिजिक्स एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी डीआरडीओ की है, उसने इसको स्पेस को सेटअप किया। ये फैसिलिटी है जो सेंटर होगी टेस्ट करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए सोनार सिस्टम्स को जो कि इंडियन वेसल्स में यूज होते हैं, चाहे वो शिप हो, सबमरीन्स हो या फिर वो हेलीकॉप्टर्स हो। ठीक है, तो ये है इस स्पेस का मकसद, आपको याद रखना है बच्चे, इस न्यूज के बारे में जरूरी न्यूज है। चलो मेरे मित्रों, तो ये पहली जो हमारी साइंस एंड टेक की न्यूज यहां पर समाप्त होती है। आओ अब आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ के बारे में थोड़ा कर लेते हैं। डीआरडीओ बच्चे जिसका गठन होता है 1958 में, कब, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1958 को इसका गठन होता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और चेयरमैन है इसके डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत इसके जो हैं चेयरमैन हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, कुछ चीजें रिवाइज कराऊंगा आपको, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आपसे 4 सवाल पूछूंगा बच्चे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। रीसेंट इन्होंने क्या क्या करा, इन्होंने रीसेंट एक राइफल बनाई है बच्चे, उस राइफल का नाम क्या है। इन्होंने रीसेंट एक हेलीकॉप्टर बनाया था बच्चे, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। इन्होंने रीसेंट एक बच्चे टैंक बनाया था, टैंक, उस टैंक का नाम क्या है। इन्होंने रीसेंट एक बच्चे एक उन्होंने विंग शेप्ड ड्रोन बनाया था, विंग शेप्ड ड्रोन बनाया था, उसका क्या नाम है। 4 चीजें आप बता दो, आपको मजे आ जाएंगे बच्चे, यहीं पे आपकी रिवीजन हो जाएगी। डीआरडीओ के बारे में भी मजे आ जाएंगे पूरे। लगाओ आंसर क्या होगा। ओहो, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, उम्दा। सो राइफल बनाई थी, उसका नाम था उग्रम। हेलीकॉप्टर बनाया था, नाम था प्रचंड। टैंक बनाया था जिसका नाम था जोरावर, और विंग शेप ड्रोन बनाया था जिसका नाम था घातक। तो ये 4 चीजें आपको याद कर लेनी है भाई, कभी भी पूछी जा सकती हैं, आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछ ले जाएगा, तब आप टेढ़े मत होना भाई, याद करके जाना। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चे। लो जी, सो यहां पर ये जो है न्यूज समाप्त होती है विद रिवीजन। आओ आगे चलते हैं बच्चे अगली साइंस एंड टेक की न्यूज की तरफ, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने एक बहुत ही जबरदस्त एक चीज की डिस्कवरी करी है। एक हाइड्रोजेल बनाई है जो कि पानी में से माइक्रोप्लास्टिक्स को अब्सॉर्ब कर लेगी, उसको खत्म कर देगी।
बाय यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को यूज करके माइक्रोप्लास्टिक्स को कैप्चर करना, उसको बाइंड करना, उसको डिस्ट्रॉय करने वाली हाइड्रोजेल क्रिएट करी है बच्चे हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ठीक है जी, याद रखना है आपको। ये माइक्रोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो आपको पता है, प्लास्टिक जब डिग्रेड होती है, बहुत स्लोली डिग्रेड होती है पहले तो उसके बाद क्या होता है कि इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे अवशेष जो हैं बच्चे, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। वो जो छोटे छोटे हैं बच्चे, वो आपके समुद्रों में, आपकी लेक्स में भरे पड़े हैं, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। वही माइक्रोप्लास्टिक को यूज खाता है कौन? मच्छी खाती है। मच्छी कौन खाता है? हम खाते हैं, है ना जी। और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पर दिक्कत आती है। हम पानी पीते हैं, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक है। सो माइक्रोप्लास्टिक आज की डेट में देखा जाए सबसे बड़ी डेंजर है हमारी सोसाइटी के लिए। तो उसका एक समाधान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर लेके आया, एक हाइड्रोजेल बनाई जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को यूज करके उसको बाइंड करेगी, अब्सॉर्ब करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी माइक्रोप्लास्टिक को। ये न्यूज है बच्चे, यही न्यूज है, याद रखना है भाई। लो जी, तो सस्टेनेबल हाइड्रोजेल यूज की है इन्होंने यहां पर। यूनिक पॉलीमर नेटवर्क है, बाइंड करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रोप्लास्टिक को जो कि पानी में मिलती है यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और ये इतनी कारगर है कि पानी में से 95 और 93 95% और 93% की एफिशिएंसी है ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है जी। माइक्रोप्लास्टिक टाइनी प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं जिसका साइज जो है 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसमें क्या याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना, कि जो एक नई हाइड्रोजेल बनाई गई है जो पानी में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करके माइक्रोप्लास्टिक्स को अब्सॉर्ब, बाइंड और डिस्ट्रॉय करती है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाई है? तो नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। खत्म कहानी। ठीक है जी, चलो मेरे मित्रों, सो ये न्यूज आपकी समाप्त होती है। अब कल की रिवीजन कर लेते हैं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक की कल की हम रिवीजन करेंगे बच्चे। रिवीजन इज द की हियर। लो जी बताओ, इसरो ने अपना रॉकेट यूज करके यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कौन सा मिशन है जो हवा में छोड़ना है साल 2025 में, जिसका मकसद है टू स्टडी सन्स कोरोना लेयर। बताओ जी, उस मिशन का नाम क्या है? बताओ। आगे बच्चे आपको बताना है कि इसरो ने कौन से ईयर का टारगेट लगाया है टू बिकम डेब्रिस फ्री। बताओ भाई। तीसरा सवाल, इसरो का टारगेट क्या है भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का? भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट क्या है? और चंद्रयान 4 का टारगेट क्या है जिसमें हम इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंड कराएंगे? इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाय द ईयर 2040, भारतीय स्पेस स्टेशन बाय द ईयर 2035, डेब्रिस फ्री बनना है 2030। और इसका नाम क्या था बच्चे? क्या नाम था इसका मिशन का, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है? रॉकेट हम अपना यूज करेंगे। नाम क्या था बच्चे? बोलिए। नाम था क्या? 2 सैटेलाइट छोड़ने थे, प्रोबा 3 इज द आंसर इसका। लो जी, कल की साइंस एंड टेक रिवीजन हो गई है। आओ फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं एआई की। सो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलग कैटेगरी में डालते हैं अब हम। एआई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है, दोनों ही चीजें बच्चे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक न्यूज है आज। हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए सीईओ बन रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टीचर्स बन रहे हैं, हमारी नौकरी भी खतरे में है। तो अब ये एआई का ब्यूटी पेजेंट करवा रहे हैं। अब आएगी मिस एआई। सो मिस एआई जो बनने जा रही है, ऐसा फैसला किया है। लो जी, दुनिया की पहली मिस एआई बनेगी बच्चे। ब्यूटी पेजेंट करवाया जाएगा जिसमें जजेस भी एआई ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही जजेस होंगे, कंप्यूटर ही जज करेगा। कंप्यूटर के द्वारा ही बनी हुई मॉडल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, एआई के साथ बनी हुई, और इसमें से निकालेंगे एआई। मिस एआई कौन बनेगा, ये आगे की घोषणा है बच्चे। और घोषणा हुई अभी कि ऐसा करवाया जाएगा किसके द्वारा? वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड के द्वारा। और इसमें जो है दुनिया की काफी एआई, बड़े बड़े एआई इन्फ्लुएंसर, जो 2 सबसे बड़े हैं,
आटियाना लोपेज एंड एमिली पेलेग्रिनी, दोनों इसमें एज अ जज काम करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 1950 में डेवलप करी गई थी। और इसके पितामह फादर कौन है बच्चे, तो आपको याद रखना नाम स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से जॉन मैकार्थी। स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना इसका नाम क्या है, जॉन मैकार्थी। ठीक है जी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह माने गए हैं। लो जी, सो ये होगी आपकी न्यूज़ एआई की। और एआई के साथ संबंधित आपसे अब 4-5 सवाल पूछूंगा। बताइए जी, दुनिया की पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई समिट कहां पर हुई थी, बता दो। दूसरा सवाल, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम बता दो। तीसरा, इंडिया की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम बता दो। केरला की पहली एआई टीचर का नाम बता दो। अब मेरे को ये बात बता दो, इंडिया की, दुनिया की है, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पिक्चर का नाम बता दो, फिल्म का नाम बता दो। ये 4-5 सवाल आपके लिए एआई के साथ संबंधित है, बताओ बच्चे, जरूरी है। क्या बात है जी। सो वर्ल्ड फर्स्ट एआई समिट कहां पे हुई थी बच्चे, ये हुई थी ब्रिटेन में, जहां पे एक डेक्लेरेशन साइन करेगी जिसका नाम था ब्लेचले डेक्लेरेशन। ब्लेचले डेक्लेरेशन। लो जी, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम था डेविन एआई। इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम था देविका। ये डेविन है, ये देविका है। केरला की पहली एआई टीचर जिसका नाम था आइरिस। दुनिया की पहली पिक्चर जो इंडिया में बनाई गई जिसका नाम है इरा। रोहित शेट्टी इसमें जो पार्टिसिपेट एज ए एक्टर काम करेगा। ठीक है जी, शाबाश। लो जी, एआई के साथ संबंधित चीजें हो गई हमारी। आगे चलते हैं अब हम अगली कैटेगरी में, जहां पर बात हो रही है अवार्ड्स कैटेगरी की। अवार्ड्स कैटेगरी में देखते हैं आज कौन से अवार्ड दिए गए हैं। लो जी, पहला जो न्यूज आ रही है बच्चे वो कहां से आ रही है, और इस अवार्ड का नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये जो अवार्ड है ना 2021 में ही लॉन्च किया, 2022 में लॉन्च किया गया था इसको। किसकी याद में, लता मंगेशकर की याद में। लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी, उसकी याद में ये जो है अवार्ड लेके आए थे हम, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पापा हैं। उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ये अवार्ड घोषित किया जाता है। और इस साल ये किसको दिया जाएगा बच्चे, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू रिसीव दिस अवार्ड, ये बात आपको याद रखनी है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिलने वाला है बच्चे। उसके अलावा AR रहमान और रणदीप हुड्डा को अलग कैटेगरी के अवार्ड मिलेंगे, पर जो मेन अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वो अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा, ये बात याद रखनी है। और इस अवार्ड का अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने, और साथ में मंगेशकर फैमिली ने ऐसा जो है अनाउंस करके हमें बताया है। लो जी, ये अवार्ड बच्चे स्टार्ट करा गया था बाय द ट्रस्ट एंड द मंगेशकर फैमिली, भारत रत्न और स्वरा कोकिला लता मंगेशकर की याद में। 2022 में किसको दिया गया था, पहला ये पुरस्कार दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और 23 में दिया गया था आशा भोसले को। अब 24 आ गया तो किसको देंगे, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखनी है इस अवार्ड के बारे में, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड। डन है। आओ फिर आगे चलते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं बच्चे। अच्छा, अवार्ड की आज एक ही न्यूज थी, अब कल के अवार्ड्स के हम रिवाइज करेंगे बच्चे। आप मेरे को बताएंगे उस मैम का नाम जिनको अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड। इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड किसको दिया गया था बच्चे, आंसर बताइएगा। बाय द वाव ऑर्गेनाइजेशन, पहला तो आपका यही हो गया। अब आ गया दूसरा, AM ट्यूरिंग अवार्ड। AM ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया, जो कि कंप्यूटिंग की फील्ड में दिया जाता है, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार दिया बोला जाता है इसको। और ये जो बंदा है इसने AM ट्यूरिंग भी जीता है और एबल प्राइज भी जीत रखा है। एबल प्राइज मैथ का नोबेल है, मैथ की फील्ड में देते हैं। दो नाम है आपको बताने बच्चे। लो जी, थोड़ी क्लास है, ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है, 5 मिनट लेट कर। चलो जी, सो इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है ममता जी सागर जी को याद रखना है।
और AM ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया था बच्चे? क्या नाम था उसका? एबल विडकेस्कर। क्या नाम था उसका? ऐसी था, हाँ, विगडरसन, AV विगडरसन, याद रखना इसका नाम भी, ठीक है जी। चलो बच्ची, ये भी हमारा जो है न्यूज़ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, हमारा अवार्ड वाला। आओ चलते हैं इकोनॉमिक्स के साथ करंट अफेयर की तरफ। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर में क्या आया भाई? अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित एक ही चीज आई है, सिंपल सी है, आइडिया नेशन, आइडिएशन है क्या? हाँ, आइडिएशन एक्स एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस हमारे भारत में करी जाए। किसके द्वारा? SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। बस SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है आइडिएशन एक्स। मकसद है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा ज्यादा से ज्यादा हम करवाएं, क्योंकि भारत में अभी सिर्फ 3% लोग हैं जिनका इंश्योरेंस हुआ है। बस ये है आइडिएशन एक्स। और इरडाई जो कि रेगुलेटरी बॉडी है सभी इंश्योरेंस कंपनी की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका एक विजन है कि 2047 तक सबका इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके साथ अलाइंड है ये आइडिएशन एक्स। डन, खत्म न्यूज, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मेरे को ये बता दो बच्चों, इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 3 कंपनीज का नाम लिया था, 3 इंश्योरेंस कंपनी जो कि भारत में बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यानी कि टू बिग टू फेल। वो 3 कंपनीज कौन सी थी? बताओ भाई। वेरी गुड, शाबाश। नो, नॉट SBI बच्चे, SBI तो बैंक है, वो बैंक में था। LIC होगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगी, पहली होगी जी। आपने पहला तो बता दिया। 2 कंपनीज और हैं। वेरी गुड, न्यू अश्योरेंस इंडिया लिमिटेड, और तीसरी थी हमारी GIC रे। याद रखना, जो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम RBI's डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये बैंक अलग हैं जो RBI डिक्लेयर करें, ये इंश्योरेंस कंपनी है जो कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट है। बैंक्स में किसका जिक्र है? SBI का जिक्र है, ICICI का जिक्र है और HDFC का जिक्र है। ये 3 बैंक हैं जो बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक हैं, और ये 3 कंपनीज हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज। याद रखना बच्चे, आपको हम क्लैरिटी से आपको चीजें बता रहे हैं, आपके अंदर भी वो क्लैरिटी होनी चाहिए अब, ठीक है जी। ट्रैवल करनी चाहिए क्लैरिटी। चलो जी, समाप्त होती है ये न्यूज। आगे चलते हैं बच्चे, अपॉइंटमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। अपॉइंटमेंट में देखते हैं क्या क्या आया है। एक ही न्यूज आई है बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के नए सचिव, नए सेक्रेटरी लगे हैं। नाम है सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जी बने हैं जी हमारे नए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एक ही न्यूज थी, सिंपल है। अब आपसे मैं पूछूंगा सवाल कल के अपॉइंटमेंट रिलेटेड के कंटेक्स्ट से। लो जी, भारत पे कंपनी के नए CEO का नाम बताओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। CEO का नाम क्या है बच्चे? बोलो मिनट से पहले। दूसरा मेरे को यह बताना है आपको कि स्पेस इंडिया वालों ने किसको बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? दूसरा सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर, बताओ जी। तीसरा आ गया जी, यंग ग्लोबल लीडर बनाया गया किसको? बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर, बता दीजिए। भारत पे के CEO कौन है बच्चे? नेगी साहब हैं, नेगी। कौन से नेगी थे भाई? नीलेन नेगी। क्या था नाम उनका? नीलेन नेगी। क्या था? नलिन नेगी। और जो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे बच्चे हमने स्पेस इंडिया कंपनी के, उनका नाम क्या था? संजना सनघी। लो जी, यंग ग्लोबल लीडर बनाया था किसको? अद्वैत नायर को। चलो जी, लो मेरे मित्रों, सो यहाँ पे आपके सारे थ्योरेटिकल करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अब टाइम है पार्ट नंबर 2, जहां पर हम करेंगे MCQ सुपर फास्ट स्पीड पर। क्योंकि अभी अगली क्लास आ रही है, मैम आप भी गए थे, बोल रहे थे कि सर अब जल्दी खत्म कर दो। सो सुपर फास्ट स्पीड पर अब हम जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं MCQs। और पहला MCQ आपकी स्क्रीन पर पेश करने से पहले जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है उन सभी से आग्रह है कि सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें अच्छा लगता है। सो पहला MCQ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हियर इट इज फर्स्ट MCQ ऑफ द डे। बोलते शेख अहमद
अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कौन सी कंट्री का? वेरी गुड, बहुत है बढ़िया, मजेदार। आंसर है कुवैत। आ जाओ आगे। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बोल दीजिए। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम? शाबाश, आंसर क्या है? मिस्टर वोंग। आगे आ जाओ। कौन सी दो कंट्रीज ने रिसेंटली करा है बच्चे टैक्स ट्रीटी साइन? टैक्स ट्रीटी साइन करी है वो दो कंट्री कौन सी? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आंसर है इंडिया और मॉरिशियस। आगे बढ़ जाओ। भारत पे के नए सीईओ का नाम? भारत पे के नए सीईओ का नाम? यशोमती जी, आपको मैं पहली बार देख रहा हूं बच्चे। यशोमती, वेलकम टू आवर सक्सेस ट्री फैमिली। एंड द आंसर इज नालिन नेगी इज द आंसर इज द। आगे आ जाओ। एस्ट्रोनॉट्स ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक कौन सी गैलेक्सी में एक ना ब्लैक होल फाइंड आउट किया है? ये थ्योरी में हमने नहीं करा, पर एमसीक्यू में कर लेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर छोड़ भी नहीं सकते। कौन सी गैलेक्सी में एक नया ब्लैक होल मिला है बच्चे? एक सिंपल आपको ये बता दूं कि वो जो मिला है वो गैलेक्सी अपनी ही है। ओके यशोमती जी, वेलकम बच्चे। जबरदस्त तरीके से इसको शेयर भी करिएगा, आगे भी शेयर करिएगा। एंड्रोमेडा नहीं है बच्चे, हमारी गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे, बस उधर ही मिली था ये। चलो जी आगे आ जाओ। इंडियन जैन मॉन्क कौन है जिनको रिसेंटली अमेरिका के द्वारा वॉलंटियर अवार्ड दिया गया? यूएस प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया गया था, वो कौन सा हमारा इंडियन जैन है? वेरी गुड, लोकेश मुनि। कौन सा है? लोकेश मुनि भैया। आगे बढ़ जाओ। ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर जिनका नाम है सलमान रुश्दी, उनकी एक किताब आई है, उनका नाम क्या है? नाइफ, द लास्ट 5 सीजन, ब्रेकिंग द कर्स, या फिर सीक्रेट हार्वेस्ट? बहुत ही बढ़िया, नाम है उस किताब का नाइफ। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। हाँ लो जी, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से साल 2000 से अब साल 2024 आ गया, इतने सालों में कितना ट्री कवर हमने लॉस किया है? वेरी गुड, एंड आंसर इज 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स। जिसमें कौन सा राज्य ने सबसे ज्यादा लूज किया है? कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा लूज किया ये भी बता दो। वेरी गुड ममता, कमाल, बवाल, और आंसर है असम। आगे आ जाओ। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा रैंक है इसका? वेरी गुड, 10th रैंक है, शाबाश। अगला, मेनिंगिटाइटिस बीमारी को खत्म करने के लिए पहली कंट्री जिसने रोल आउट करी है वैक्सीन, उस कंट्री का नाम क्या है? नाइजीरिया इज द आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल, इसरो ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि कब तक हम डेब्रिस फ्री बना देंगे स्पेस को अपनी तरफ से? वेरी गुड, आंसर है साल 2030। आगे बढ़ जाओ। कहां देखा गया सूर्य तिलक? रामलला मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में, साबरमती सबरीमाला टेंपल में, या फिर शिरडी साईनाथ टेंपल पर? कहां देखा गया अपना क्या सूर्य तिलक? सिंपल सवाल है बच्चे, बच्चों वाला सवाल है। आंसर है रामलला टेंपल। आगे बढ़ जाऊं। $10 बिलियन के आईफोन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करा है कौन सी कंपनी ने? जिसका आईफोन है भाई उसी ने करा होगा। आंसर है एप्पल। आगे बढ़ जाओ। कौन से स्टेडियम में बनेगी इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ईडन गार्डन्स में, चिदम्बरम में, या फिर धर्मशाला में? पप्पू क्वेश्चन, एंड आंसर इज हिमाचल के धर्मशाला में। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे? हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया जिसमें खून बहता है तो बहता ही रहता है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है बच्चे। और आंसर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाते हैं बच्चे? जितने बच्चे लाइव हैं उतने ही हैं बच्चे, 17 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में सिंगल टाइटल मोंटे कार्लो का किसने जीता? जेनिक सिनर, कैस्पर रूड, स्टेफानोस सिसिपास, या फिर कार्लोस अल्काराज?
हू, शाबाश दानिश खान, बहुत बढ़िया। एंड आंसर इज स्टेफनी, स्टेफनोस सिसिपास। अगला सवाल, इंडूस जो है इंडियन ओशन ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर इसको रिवाइटलाइज करना है, इसको दोबारा से चलाना है फॉर द वेदर फोरकास्टिंग? इंडोनेशिया नहीं, यशोमती इंडोनेशिया नहीं है मेरे बच्चे, आंसर है इसका यूएसए। लो जी आगे बढ़ जाओ। हाइड्रोजेल बनाई है जो कि पानी से माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करेगी, ऐसा बनाने वाली यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? हम दोनों यही एनालिसिस किया मैंने, हम दोनों सेम ही तरीका है। बिल्लू बार्बर जी ठीक है बिल्लू बार्बर जी, थैंक यू सो मच बिल्लू भैया। सो आंसर है बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। लो मेरे मित्रों, सो इसी के साथ आपका आज का एक और एपिसोड सिद्धू के शो का, सिद्धू टॉक्स का समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपको मजे आए होंगे आई होप। और हिमाचल वाले बच्चे आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे, कहाँ देखोगे? अपने चैनल पर देखोगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सीधी सीधी आपको फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। फिर मिलेंगे कल सेम टू सेम टाइमिंग सक्सेस ट्री ऑनलाइन वाले 11 AM। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। देवेंद्र सिद्धू साइनिंग ऑफ। बाय। मज़ा आया ना? बस मज़ा आना चाहिए बच्चे, पढ़ाई के साथ साथ मज़ा, बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, है ना? बाय बच्चों, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम।